हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो पिछली क्लास में जो कुछ भी फॉर्मूलाज, दो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था पिछली क्लास में, उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उन फॉर्मूलाज से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल टू IR। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ अ सेल और बैटरी। आपने सुना होगा ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी नहीं होती, तो मतलब हो सकती है बट हम बनाते नहीं है। 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है सब बहुत कॉमन है। हमारे घर में जो इन्वर्टर है उसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है। 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, ऐसे बैटरीज होती हैं। ठीक है। अब बैटरीज का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिक एलिमेंट, तो वो होता है हमारा सेल। ठीक है। सेल से मिलके बनता है बैटरी। सेल में होता है कुछ एसिड, एनोड, कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आप केमिस्ट्री में आगे चल के क्लास 8th में पढ़ोगे। तो एक एसिड होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और फिर उन दोनों मतलब इलेक्ट्रोड्स, बेसिकली 2 रॉड ले लो, एक ऐसा रॉड ले लिया, एसिड में डाल दिया। ठीक है। और फिर क्या होगा कि कुछ एक मेटल यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, अगर दूसरे पे निगेटिव, है ना। तो बेसिकली जैसे कि हमारा वाटर आपको फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्लोप क्रिएट करना पड़ेगा ना, डिफरेंस इन हाइट क्रिएट करनी पड़ेगी वाटर फ्लो कराने के लिए। वैसे ही करंट फ्लो कराने के लिए हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे वाटर को आपको फ्लो कराना है तो डिफरेंस इन हाइट, करंट को फ्लो कराना है डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो वही हमारा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है। तो ये जो हमारा करंट का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई जो होता है दैट इज V जो हमारा वो I इंटू आर। आई को लिखे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे जो जिस हम V की बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये भी कह सकते हैं EMF ऑफ सेल और बैटरीज। आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम आएगा तो सीधा आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में मैं आपको क्लास 10th में अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का। फिलहाल अभी जो है आपको सिंपली आप मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक टर्म इलेक्ट्रिसिटी में, जिसके बारे में हमें फर्दर क्लासेज में पढ़ना है। ठीक है। EMF ऑफ द सेल, जैसे आपने 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट इसके बारे में तो पढ़ा होगा आपने। तो वो जो बैटरी की EMF है ना, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे आप बैटरी लोगे, जैसे सिंपल आप अपने रिमोट, AC के रिमोट का बैटरी ले लो आप, या फिर आप अपने टीवी के रिमोट का बैटरी निकाल लो। ठीक है। और फिर उसको देखो तो बच्चों वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको टीवी रिमोट की बैटरी या फिर AC रिमोट की बैटरी। तो ये जो होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और ये जो होता है हमारा बच्चों दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब इसके और इसके बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ना, तो उस बैटरी की EMF के बराबर होगी। जैसे लेट्स से कि आपके टीवी रिमोट में जो बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट। तो यहां से यहां तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1.5 वोल्ट। तो आप ये समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस, है ना, या फिर बैटरी का जो EMF है वो है। जैसे लेट्स से अगर मैंने आपको इस बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और ये जो बैटरी है उसकी वैल्यू क्या है 1.5 वोल्ट। मैंने पूछा बताइए इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। फिर देखो क्या कह रहा है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। आर तो इधर भेजोगे, आर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है दिया हुआ है बच्चों 1.5, R कितना दिया हुआ है 5, डिवाइड करो कितना आएगा 0.3। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो यही सिंपल से एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, अगर टेस्ट होता है। हालांकि अगर CBSE बेस्ड टेस्ट होगा तो ऐसे प्रॉब्लम मैं नहीं दूंगा आपको। अगर कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, ओरल असेसमेंट होता है या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल टेस्ट होता है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स मैं आपसे पूछूंगा। और देखो कितना सिंपल ही है, कुछ याद नहीं करना है, एक फॉर्मूला है ना, V इज इक्वल टू
IR, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। आपको यहाँ V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I निकालना है, सिंपली इस फॉर्मूले से ये निकाल लिया, वैल्यूज पुट किया एंड वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ओम्स लॉ के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है फिलहाल। और आपके जो इस क्लास 7th में अगर आप किसी भी ओलंपियाड में, अभी तो खैर कोई ओलंपियाड होने का चांस है नहीं, बट वंस योर स्कूल गेट्स ओपन तो कुछ ना कुछ ओलंपियाड आपके स्कूल में होता ही रहता है, कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ ना कुछ टेस्ट होते रहते हैं, तो वैसे में आपको ऐसा ही प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो ये देखा हमने, ये एक सेल है, जब हम बहुत सारे सेल को ज्वाइन कर देते हैं वी गेट अ बैटरी। तो बैटरी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया है, 3 बैटरी को कंबाइन कर दिया, 3 बैटरी की सॉरी 3 सेल की, 3 सेल को मैंने ज्वाइन कर दिया, 3 सेल की मैंने ग्रुपिंग कर दिया। तो ये जो सिस्टम है दैट इज बेसिकली अ बैटरी। ऑलराइट, सेम गोज फॉर दिस वन। यहां पे भी मैंने क्या किया, 2 सेल को ज्वाइन किया है, बस ज्वाइन करने का तरीका अलग है, ज्वाइन करने का तरीका अलग है। ठीक है, यहां से यहां। अब बच्चों आपने जैसे अगर बात करो आपके टीवी रिमोट की, एसी रिमोट की, उनके अंदर क्या होता है, बैटरी होल्डर्स होते हैं, बैटरी होल्डर्स। उनके अंदर उनके अंदर भी ऐसा ही कनेक्शन होता है, उसके अंदर भी ऐसा ही कनेक्शन होता है, लेकिन वो अंदर की ओर होता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है ना, वो यहां से यहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक बैटरी ऐसे लग रहा है, दूसरा बैटरी उल्टा लगता है ना। मतलब दूसरा किसी रिमोट में, हर रिमोट में ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन किसी रिमोट में होता होगा। जैसे मेरे यहाँ पे अगर रिमोट है, मैं इसमें देखूं कि इसमें कैसे लगी हुई बैटरी, देखो हाँ इसमें उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो एक जो है बच्चों, एक ऐसा लगा हुआ है ना, मतलब एक देखो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, दिस इज पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव इधर की ओर लगा हुआ है और इसका नेगेटिव यहां लगा हुआ था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा भी रहता है ना, इसमें नहीं मेंशन किया गया, कोई बात नहीं, है ना। अगर मैं बताऊं बच्चों कितने वोल्ट की बैटरी है, तो क्या इस पे लिखा हुआ है ये चीज, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिस विल बी 1.5 वोल्ट, है ना, बट आई थिंक इट्स नॉट, या इट्स मेंशन्ड हियर, है ना, 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये 1.5 वोल्ट की सेल है, और इसका जो करने देखो ये इसके अंदर ना ये होल्डर है, दिस इज बेसिकली अ होल्डर। ठीक है, तो यहां से ना इसके अंदर अंदर कनेक्शन है, इसके अंदर अंदर कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन मैंने ऐसे दिखाया हुआ है ना ये, तो इसने क्या किया बच्चों, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं आपको, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज समथिंग लाइक दिस। है ना, ये देखो इसका ये प्लस, ये माइनस, इसका प्लस, ये माइनस, इस वाले रिमोट की बात करूं अगर मैं, तो इस वाले रिमोट में तो ऐसा ही है। ठीक है ना, प्लस देखो ये नेगेटिव, दिस वन इज प्लस। ठीक है ना, ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या है, होल्डर है, तो होल्डर से बेसिकली हमारा बैटरी भी कनेक्ट होता है। अब हम दूसरा देखो, प्लस का तो कनेक्शन यहां से ले लेंगे और माइनस का कनेक्शन यहां से ले लेंगे, और लेट्स से यहां से मैं काम करता हूं, इसके बीच में एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। लेट्स से ये बैटरी हमारी है 1.5 वोल्ट की, ये बैटरी हमारी 1.5 वोल्ट की, ये जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। आपसे पूछ लिया गया जो करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, क्या करना है बच्चों, अब देखो आप बोलो सर यहाँ तो आपने बोला था कि सिंपल मुझे भी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, लेकिन यहाँ तो आप मुझे भी दे ही नहीं रहे हो, दो भी दे रहे हो, मैं क्या करूं यहाँ पे। बच्चों बहुत आसान है, जब भी ऐसा कनेक्शन हो ना, जब भी ऐसा कनेक्शन हो, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, दोनों के बस पोटेंशियल को ऐड करना है, दोनों के ईएमएफ को ऐड करना है, वो आपको भी देगा। दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा, 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट। तो यहां पे जो है बच्चों भी हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा 3 वोल्ट, और आर तो दिया ही हुआ है 10 ओम, तो 3/10। देखो इसका भी आंसर हमारा आया
0.3 एम्पियर, है ना। ये दोनों कहा गया 0.3 एम्पियर, तो ये नहीं कि तीसरा क्वेश्चन मैंने कोई दिया तो उसका भी तुम आंसर 0.3 एम्पियर ही लिख दो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो बेसिकली ऐसा होता है बच्चों, ओम्स लॉ का इतना ही मैं एप्लीकेशन दूंगा आपको। और बैटरी को इस तरीके से अगर ऐड किया गया है सीरीज में, कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से अगर जो है कनेक्टेड है वो, तो सेल्स कनेक्टेड है, बार बार मैं सेल्स को बैटरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्स कनेक्टेड है अगर इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर कैस्केड कॉम्बिनेशन में, V का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन सबको, उन सारे जो उन सेल्स का ईएमएफ है उन सबको आप ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V, मींस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट ईएमएफ। मतलब उस पूरे सिस्टम, उस सेल के पूरे ग्रुप का जो सिस्टम है उसका आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी। ऑलराइट, तो बच्चों आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि बैटरी को हमेशा ऐसे तो दिखाओगे नहीं, या फिर सेल की बात करें तो सेल को ऐसे तो ड्रॉ करोगे नहीं आप, है ना। उसके हमने सिंबल्स पढ़े थे कि हम सेल को कैसे डिनोट करते हैं, हम बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे बच्चों एक जैसे टिपिकल, अगर हमने क्लास 6 की बात करूं, क्लास 6 में हमने पढ़ा था, क्लास 6 में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे कि एक बैटरी ले लिया, ये हो गया प्लस, ये हमारा ऐसा हो गया, यहां से एक कनेक्शन लिया, यहां एक लेफ्ट से बल्ब है, ठीक है। डायरेक्ट मत कनेक्ट करो, यहाँ पे हमने, जहां तक अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से हमने ना, ये क्या था, पिन, राइट, है ना। ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो ऐसा आप एक जो है बच्चों सर्किट बना सकते हो, एलईडी बल्ब ले सकते हो, बेस्ट है ना। बहुत कम पावर होता है, उसके लिए चाहिए होता है उसको देखने और उसको ग्लो करने के लिए। तो इस तरीके से एक सिस्टम है। तो इसको अगर आपको सिंबल्स में दिखाना है तो बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा प्लस, स्विच को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे क्लोज्ड है तो मैं, ये ओपन ओपन होता है ऐसे है, और बल्ब को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये ओपन स्विच है, क्लोज स्विच दिखाया गया यहाँ पे, तो क्लोज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इस डायग्राम से ये डायग्राम बनाना कितना आसान है, तो हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में वी प्रेफर दिस, हमें इससे आइडिया लग गया ना कि एक सेल है, एक स्विच है, एक बल्ब है, ठीक है। स्विच क्लोज्ड है, ओपन करना होता तो हम, जैसे मान लो ये हमारा जो है पिन इसके ऐसे बाहर रहता, ठीक है ना बच्चों। तो फिर हम इसको ओपन रखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक बैटरी, सेल और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे हम शो करते हैं सिंबल्स के थ्रू, वो बात करेंगे बहुत ही। अब हाँ, एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो हमारा R होता है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम, ओम नमः शिवाय वाला ओम, ठीक है ना। वैसा ही इसका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे हमारा ओम नमः शिवाय का होता है, सेम वैसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका भी। ये हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। फॉर्मूला कहां से आया इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। फिलहाल हमें बस हालांकि इसका जो है डेरिवेशन वो भी बहुत आसान है,
बट एक्स्ट्रा पढ़ने की अब इतना काफी है ना, कहां से आया वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बच्चों रो की बात करें, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होती है, ये हमारा डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसे कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और, सारे अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। मेटल्स के लिए बात करें, मेटल्स की इसकी वैल्यू जो है कम रहती है। ठीक है, मेटल्स हमारा मतलब कंडक्टर। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे अगर डिवाइड करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे डिवाइड करें, अगर हम सारे जो भी मटेरियल सब्सटेंस हमारे आसपास हैं उनको, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। सुपर कंडक्टर जिसकी ये रेजिस्टेंस है वो 0 हो, ऐसा होता है जब मरकरी को आप बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो वो एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। जो आर है ना, इसकी वैल्यू उसके लिए 0 हो जाती है, तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं कंडक्टर। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब इंसुलेटिव, फिर हमारा आता है सेमी कंडक्टर। कुछ मटेरियल्स है हमारे नेचर में, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं, पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 12th में। ओके, एंड लास्ट बच गया इंसुलेटर। इंसुलेटर जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब उससे करंट फ्लो कराना इम्पॉसिबल है। जैसे वुड हो गया, कंक्रीट वॉल हो गया, प्लास्टिक चेयर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक रॉड हो गई, ये दीज आर इंसुलेटर। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो ऑलरेडी होगा। नाउ इफ यू हैव टू, अब देखो सबके लिए हमारा रेजिस्टिविटी है वो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आपको निकालना है। तो अब मैं आपको इससे कैसे प्रॉब्लम दूंगा, मैं आपको रो दे दूंगा, मैं आपको रो दे दूंगा, मैं आपको उसकी लेंथ दे दूंगा, मैं उस वायर की आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दूंगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दूंगा, थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन कराने के लिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल दूंगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर है और मैं आपको उसका रेडियस दे दूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो आपको पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मैंने दिया नहीं आपको, मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया रेडियस। तो आप उस रेडियस का यूज करके एरिया निकाल लेना, उस एरिया को निकाल के और फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो एक करते हैं ऐसा ही एक प्रॉब्लम। तो लेट्स से कि बच्चों आपको रो दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। बच्चों इसकी जो यूनिट होती है ना, इस रो की जो यूनिट होती है ये होती है हमारी ओम, यही वाला ओम मीटर है ना, ओम मीटर। ठीक है ना, किसकी यूनिट, इस रेजिस्टिविटी रो की यूनिट। ठीक है ना, और बाकी लेंथ की तो यूनिट आपको पता ही है, मीटर होती है। एरिया की यूनिट आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तो ये आपको रो दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है 2 मीटर, और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो नहीं दिया, देके आपको दिया, ये बता दिया गया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड, या फिर 10 सेंटीमीटर ले लो, या फिर 2 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, और उस वायर के बारे में उस वायर का रो दिया गया है, उस वायर की लेंथ दी गई है, और ये दिया हुआ है कि उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्क्वायर शेप्ड है जिसका साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू कितनी है जी, 8 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू लेंथ 2 मीटर डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/100 इंटू 2/100। तो ये 100 इंटू 100 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 100, ये यहां से खत्म। 2 इंटू 2 4 से हमारे बच गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये है 10 टू द पावर -6, ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 4, यानी 10 टू द पावर -2। तो ये आ गया बच्चों हमारा रेजिस्टेंस, कितना,
4 इंटू 10⁻⁻2 ओम, या फिर 0.04 ओम। इतना मैथ्स आता होगा आपको, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0.04 ओम। ठीक है ना, आपने ये तो पढ़ लिया होगा, पावर वगैरह नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया होगा ये। चलो ठीक है, ओके। तो अब जो है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऑलराइट। इसको मिटा देता हूं मैं। And now we are going to learn a new topic, a very interesting one, heating effects of current. बच्चों आपके घर में जो बल्ब्स होते हैं, नॉर्मल बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब्स, ठीक है, उनको आप जैसे अभी लेफ्ट से वो अभी स्विच ऑफ है, या फिर एलईडी बल्ब भी हीट हो जाता है, तो आपने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया, 5 मिनट तक स्विच ऑन रहने दो, 5 मिनट नहीं 2 मिनट इनफ, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो। फिर आप उसके पास अपना हाथ ले जाओ, टच मत करना, मैं भी ज्यादा गर्म आपका हाथ जल सकता है, फिर आप बोलोगे कि सर आपने कहा था, देखो हाथ जल गया मेरा, तो इसलिए तुरंत टच मत करना, अपना हाथ उसके पास लेके जाओगे, यू कैन फील द हीट। आपको थोड़ा सा वो वहां पे आपको टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा, है ना, आपको फील कर सकते हो कि ये जो बल्ब है इट हैज बीन हीटेड, है ना। तो क्या हुआ, उसके पास हीट कहां से आ गया, करंट फ्लो हो रहा था उससे, उस बल्ब से करंट फ्लो हो रहा था। बल्ब की जो फिलामेंट है, बल्ब की जो फिलामेंट है उससे करंट फ्लो हो रही थी, उस बल्ब के फिलामेंट से करंट फ्लो हो रही थी, और वो बल्ब के फिलामेंट जब करंट फ्लो हो रही थी तो वो जो बल्ब का फिलामेंट है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि when current flows through a wire, when current flows through a conductor, it produces heat, ठीक है ना, it produces heat। तो अब हीट प्रोड्यूस करता है, ये हमने देख लिया। आप इसलिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे आप 2 ऐसे नेल्स ले लो, है ना, एक वुडन प्लेट ले लीजिए आप, ठीक है, चॉप बोर्ड ले सकते हैं आप अपना, और उसमें हैमर लेके ऐसे, ठीक है ना। आपने क्या किया कि 2 ऐसे आप नेल्स को अपने जो चॉप बोर्ड है उसको, है ना, लेके, खराब मत कर देना उसको, अपने चॉप बोर्ड को, नहीं तो फिर मार खाओगे तुम यार, वहां डांट सुन सकते हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट वुडन बोर्ड और वुडन प्लेट और एनीथिंग, है ना, जिसमें या फिर आप पेपर का भी ले सकते हो, और घर में आपका अवेलेबल है, मतलब आसपास देख लेना, कोई चीज को खराब मत कर देना एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। हाँ, एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई आपके घर में आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो करंट के साथ जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत रिस्की होता है, इट्स वेरी रिस्की। तो कोई ना किसी बड़े को हमें रखना चाहिए। हाँ, अगर आप बैटरी के साथ कर रहे हो 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट के साथ, तो थोड़ा बहुत अगर करंट आपको लग भी गया तो बहुत थोड़ा लगेगा, वो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन वैसे ये जो आपके घर में जो सप्लाई है उसके साथ अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दैट माइट बी वेरी रिस्की, कभी मत करना उसको, है ना। बैटरी के साथ आप कर सकते हैं 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट 6 वोल्ट, वहां तक तो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर करोगे तो बहुत जो है ना डिजास्टर्स रिजल्ट हो सकते हैं, तो अवॉइड करना कभी। या तो आप वो अपने लैब में करिए, स्कूल लैब में करिए, और वैसे भी आपका जो घर का जो वायरिंग होती है वो ऐसी होती है कि वो सस्टेन कर भी नहीं सकता। आप अगर कुछ वैसा एक्सपेरिमेंट करोगे इसमें ज्यादा सॉरी, इसमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो आपका जो वायरिंग है वो सस्टेन भी नहीं कर सकता, एमसीबी आपका बार बार गिर जाएगा। एमसीबी क्या होता है डिस्कस करेंगे आज ही क्लास में। तो बच्चों एक वुडन प्लेट लेना है, उसमें 2 नेल्स लेना है, इन 2 नेल्स में आपको क्या करना है, एक वायर को यहाँ फिट कर दो, 2 यहाँ से वायर लेके आओ, और क्या करो यहाँ पे एक सेल लगा दो, ऑलराइट। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं, वही पिन भी यूज कर सकते हैं आप, या तो अगर आपके पास प्रॉपर स्विच है तो प्रॉपर आप स्विच भी ले सकते हैं। कोई घर में पड़ा होगा बेकार का स्विच तो वो आप ले सकते हैं, हालांकि अभी आपको पता नहीं होगा कि स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, नहीं है तो सिंपल आप पिन ले लो। और फिर आप इसे जब कनेक्ट करोगे, पहले आप देखोगे कि इसका कोई, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ऐसे कनेक्ट कर दोगे आप, तो इसको 2 मिनट बाद आप जब देखोगे ये थोड़ा सा हीट हो चुका रहेगा। यहाँ पे आप नाइक्रोम वायर लगा सकते हैं, नाइक्रोम वायर जल्दी मेल्ट नहीं होता है,
ठीक है, नाइक्रोम वायर ले सकते हैं। नाइक्रोम वायर आप ले सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पे जाके, या इलेक्ट्रिकल शॉप पे, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पे, जैसे रिपेयरिंग शॉप जहाँ पे कुछ भी नया फैन वगैरह बन रहा हो, फैन वगैरह जहाँ पे रिपेयर होता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहां से आप ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करोगे, आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये हीट हो गया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि when current flows through a conductor, it produces heat in the conductor. This nichrome wire was a conductor. तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हीट प्रोड्यूस तो हो गया, ये तो हमने प्रूव कर दिया। हीट जो प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट क्या होगी, उसकी अमाउंट क्या होगी? तो बच्चों हीट एक एनर्जी होती है, हीट इज एन एनर्जी। अब जो हीट प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है? करंट है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। टी क्या है? टाइम है। मतलब जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा देर के लिए आप करंट फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए आप सिंपल से यूज कर सकते हो। आपको घर में रूम हीटर्स हैं, है ना, तो रूम हीटर अगर आपने 1 घंटे चलाया, तो लेट्स से आपने रूम हीटर, अपने विंटर सीजन है, आपने रूम हीटर जो है 1 आवर के लिए यूज किया, तो आपका रूम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अगर आपने उसको 3 घंटे के लिए यूज किया तो आपके रूम का टेम्परेचर पहले से ज्यादा हाई हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप उस हीटर का यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एच की ये वैल्यू होती है। इस पे आपको मैं कैसा प्रॉब्लम दूंगा? मैं आपको करंट दे दूंगा, मैं आपको रेजिस्टेंस दे दूंगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, और आपको तीनों का वैल्यू पुट करना होगा, इस फॉर्मूले में आंसर निकालना होगा। सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या दूंगा? मैं आपको आई नहीं दूंगा, मैं आपको भी और आर दे दूंगा। भी दूंगा, आर दूंगा, टी दूंगा, आई नहीं दूंगा। क्या करोगे अब? तो अगर मैं आपको भी दूंगा, आर दूंगा, टी दूंगा, आई नहीं दूंगा, तो आप आई निकाल लोगे ना। भी तो दिया है आपको, भी तो दिया है, आर तो दिया है, तो आई निकाल लोगे। यहां से क्या करोगे? आई इज इक्वल टू भी बाई आर, वैल्यू पुट कर दोगे इसमें। एच इज इक्वल टू भी बाई आर, आई की जगह क्या पुट करोगे? भी बाई आर इंटू आर इंटू टी। ये देखो, एच इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से स्क्वायर कैंसिल, एच कितना आ गया? भी स्क्वायर टी बाई आर। ये आ गया हमारा एच की वैल्यू। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला भी आ गया, ये हमारा एक नया फॉर्मूला भी आ गया एच का। ठीक है, तो हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद करो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस इस फॉर्मूले को याद करो। बस आप इसी फॉर्मूले को ही याद करो। अगर आपको आई नहीं दिया गया है, भी दिया गया है, तो आई आप निकाल लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके, और फिर उसका वैल्यू यहां पुट करिए। क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला में हमेशा रिकमेंड करता हूं जितना कम चीज याद करना हो उतना ही बेस्ट है। मैं आपको ऑलरेडी 3 फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया है। आई डोंट वांट टू बर्डन यू मोर। मैं नहीं चाहता आपको कि मैं और फॉर्मूला याद कराऊं। ठीक है, एक्चुअली मैं एक आपको और कराऊंगा, बट ये इससे ही रिलेटेड है, तो इट वोंट बी टफ टू रिमेंबर। बट या यू हैव टू रिमेंबर 3 फॉर्मूलाज: ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R इक्वल टू रेल बाई ए, एंड फॉर्मूला फॉर हीट दैट इज आई स्क्वायर आर टी। ये 3 फॉर्मूला मैं आपको याद कराने बोलूंगा। ये तो इससे काफी रिलेटेड है। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स से अगर आपको ऐसा कहा गया है कि 5 एम्पियर, या फिर ऐसा ले लो 10 वोल्ट सर्किट बना देता हूं, बेस्ट रहेगा। टेन वोल्ट 2 ओम 1 मिनट, ये इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या है कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है हमारा 10 वोल्ट की बैटरी से, और इसमें 1 मिनट के लिए स्विच को ऑन रखा जाता है। तो फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर। कैसे करेंगे? एच का फॉर्मूला पता है हमें, आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू पता ही नहीं है, निकाल लेंगे ना तुरंत। भी बाई आर, भी कितना है जी 10, आर कितना है 2, 5 एम्पियर। 5 का स्क्वायर इंटू आर 2 इंटू 1 मिनट। 1 मिनट को किसमें चेंज कर लेंगे? सेकंड्स में। हमेशा ऐसा यूनिट में चेंज करके काम करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था, यहाँ मैं मिनट को सेकंड्स में चेंज कर रहा हूँ। हमेशा जो यूनिट है उसमें चेंज करके काम करते हैं। फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम लोग पहले उनके स्पेसिफिक यूनिट में चेंज करके काम करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के मैंने आपको बताया था ओम।
सॉल्व करेंगे। इसको कितना हो गया, ये 25 इंटू 2 इंटू 60, दिस विल बी 50 इंटू 60, दिस विल बी 3000। मैंने क्या बोला था कि हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, आई स्क्वायर आर टी। आई निकाल लिया मैंने यहाँ पे V बाई आर करके और वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया तुरंत, बहुत सिंपल। ओके बच्चों, ये P क्या होता है, P होता है पावर। P क्या होता है, पावर। पावर का डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, या फिर एक सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये P का मतलब है कि एक सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल, आप इसको ऐसे याद रखो कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। P हमारा ये पावर है, इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। और कुछ मत याद रखो, बस इतना ही याद रखो, ये पावर है, हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H बाई टी, आई। अब H का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो ये हमारा क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर। तो लेट्स से अगर यहां से पूछ दिया गया कि बताइए इस रेजिस्टेंस में कितना पावर जनरेट हो रहा है एक सेकंड में, तो बस T से मल्टीप्लाई मत करना, आई स्क्वायर आर कर देना, 5 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 50 जूल पर सेकेंड। देखो P क्या है, H बाई टी, H की यूनिट क्या है, जूल, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारे से यूनिट, जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो अगर इस प्रॉब्लम की बात करूं जो मैंने आपको यहां पे दिया था, तो बच्चों पावर हो जाएगा हमारा 50 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड में बच्चों हम लोग वॉट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट। 50 वॉट। आपने देखा होगा, अगर अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई होगा तो आपने ऐसा साइन आपको दिखा होगा 50 वॉट, है ना। आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आप अपने मोबाइल फोन का चार्जर ले लो ना, मोबाइल फोन के चार्जर पे भी आपको वॉट दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हमने पढ़ा, और कितना होता है उसका वैल्यू वो भी देख लिया। अब हम इसका यूज के बारे में पढ़ते हैं, हीट इफेक्ट्स ऑफ करंट के यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें हमारा इस इफेक्ट का यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का यूज करके ये यूज किया जाता है हमारे ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, इमर्जन हीटर हो, हॉट प्लेट्स हो, गीजर्स, केटल्स, हेयर ड्रायर, है ना, इन सब में हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किया जाता है। क्या होता है, सॉरी, क्या होता है, इनके अंदर एक एलिमेंट होता है, इनके अंदर एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ। जब उनके अंदर करंट जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, वो चाहे नेल्स के बीच में नाइक्रोम वायर डाल के, या फिर जो हमारा बल्ब वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वैसे ही इनके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, हीट जनरेट होता है, और उससे हमारा ये सारा काम होता है। इलेक्ट्रिक आयरन है तो आपको अपने अगर क्लोथ आयरनिंग करनी है तो आपको आयरन गर्म होना चाहिए, आयरन से हीट निकलना चाहिए, आयरन का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। वो कौन करेगा, करंट करेगा, इस फॉर्मूले से इतना हीट प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। ओके, इमर्जन हीटर, ठीक है ना, इसमें भी सेम होता है, हॉट प्लेट्स, गीजर्स, केटल्स, इन सब के अंदर एक एलिमेंट होता है। यहाँ मैंने एक एलिमेंट दिखाया हुआ है, किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। आपको एलिमेंट दिखेगा नहीं, वो उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर होता है। कभी आप इलेक्ट्रिक आयरन अगर आप रिपेयर कराने जाओगे, या फिर आप इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाओ, वहां पे आप उसको शॉपकीपर को बोलो कि मुझे एक अगर कोई आयरन खुला हुआ है तो मुझे आप दिखाओ, तो वो आपको दिखाएगा वो एलिमेंट। या फिर आपके घर में कोई पुराना इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि खराब हो गया, जो खराब हो गया, ध्यान सुनो, जो खराब हो गया, ये नहीं कि देखने के लिए नया आयरन ही खोल दिया स्क्रू ड्राइवर से, नहीं, जो खराब हो गया है या यूजलेस है, वैसे आयरन को अगर कभी ऐसा होता है खराब हो गया होगा तो उसको रख लेते हैं घर में, फेंकते वगते नहीं है ना। तो या फिर रख देते हैं, चलो बाद में दे देंगे किसी को, या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ है, बेकार पड़ा हुआ आयरन है, तो आप उसको स्क्रू ड्राइवर के साथ, स्क्रू ड्राइवर से खोल के आप एलिमेंट देख सकते हो। बेस्ट ये है कभी आप इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पे जाएं, उसको बोले, शॉपकीपर आपको दिखा देगा। ऑलराइट, तो ये हमारे बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के यूजेज हैं, इन सब में हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज की, इलेक्ट्रिक फ्यूज की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करूं तो बच्चों ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज दिखता है, हालांकि अब बहुत कम हो गया है इसका यूज। पहले ये हमारे बिल्डिंग में भी लगता था, जैसे जो हमारा मेन सप्लाई होता था वहां पे एक बिल्डिंग पे एक फ्यूज लगता था, ठीक है ना। और उस फ्यूज का पर्पस क्या था, उस फ्यूज का पर्पस था
कि जब भी हमारा डिजायर्ड करंट जो है, मतलब जो रिक्वायर्ड करंट है, जो हम चाहते हैं कि सर्किट में जितना करंट आए उससे बहुत ज्यादा करंट या फिर एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता था जब सर्किट में, तो वैसा उस करंट का, इतना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड हमारे घर में आता था कि वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक एसी, टीवी और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सारे चीजों को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो उस करंट को ये फ्यूज अंदर नहीं आने देता था। कैसे नहीं आने देता था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक वायर होता है। फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, और इस वायर से अगर लिमिटिंग वैल्यू मतलब जैसे लेट्स से कि हमारा जनरली जो फ्यूज आता है ना वो 15 एम्पियर का मेन स्विच के लिए, या फिर 5 एम्पियर का, ठीक है ना, 15 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर। तो जैसे ही 15 एम मतलब अगर देखो, अगर 15 एम्पियर से ज्यादा करंट आया, अगर 15 एम्पियर ज्यादा करंट आया हमारे घर में, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं लाइक एसी, टीवी वगैरह, ये सब खराब नहीं होंगे, इन सब पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो खराब हो सकता है, क्योंकि जो सप्लाई जो हमारी आती है पावर स्टेशन से, सब स्टेशन से, उसमें कभी कभी कुछ फॉल्ट होने की वजह से जितना उसको पावर सप्लाई करना चाहिए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना चाहिए, जितना करंट सप्लाई करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ फॉल्ट हो गया, लिस्ट से सब स्टेशन में कुछ फॉल्ट हो गया, या फिर आपके घर में आपने बहुत सारे अप्लायंसेज आपने यूज कर लिए, है ना, बहुत सारे जब अप्लायंसेज हम लोग यूज करते हैं तो हमारे सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। जैसे लेट्स से कि आपने क्या किया, आपके घर में जैसे जो आपके घर में जो सप्लाई है, आपके घर की जो वायरिंग है, वो उस तरीके से है कि आप अपने घर में 5 एसी यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में 5 एसी यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, लेट्स से 10 एसी आप यूज करने लग गए, तो 10 एसी जब आप यूज करोगे ना, तो करंट जो है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेन सर्किट से जो है आपका करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ होने लगेगा। तो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ होने की वजह से क्या होगा कि जो जितने सारे एसी हैं, या फिर फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, या फिर और भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, उनमें करंट जो है लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फ्लो कर सकती है। जैसे 20 एम्पियर करंट लेस से फ्लो कर सकती है। तो वैसे केस में सारे एसी खराब हो जाएंगे, आपके टीवी जल सकता है ना, रेफ्रिजरेटर आपका जल सकता है, वॉशिंग मशीन खराब हो सकता है। तो वैसे केस में अगर आपने फ्यूज लगाया हुआ अपने मेन बिल्डिंग में, तो जैसे ही 15 एम्पियर ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ये वायर खत्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो गया, आगे ये हमारा मेन सर्किट में कनेक्टेड होता है, मतलब जिस वायर से करंट आती है ना उसमें कनेक्टेड होता है। तो यही मेल्ट हो गया, आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब वायर कट गया, आप ऐसा समझो कि वायर कट गया, तो वायर कट गया तो फिर आगे करंट हमारा फ्लो ही नहीं होता है। तो क्या होगा, आपका जो एसी है, जो टीवी है, ये सारी चीजें बच गई खराब होने से। इस स्विच का क्या, ये फ्यूज का क्या, ये तो 20 रुपए का आता है, लगा देंगे दूसरा। घर में हम एक्स्ट्रा में रखते थे, अब तो खैर यूज होता नहीं। अब तो क्या होता है वो उसके बारे में बताता हूँ। हमारा पहले मेन बिल्डिंग में मतलब बिल्डिंग का जो मेन स्विच है, वहां पे हमारा एक फ्यूज लगता था। अब हम उसको नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं एमसीबी। ठीक है, एमसीबी देखो यहाँ लिखा रखा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये लगा होता है। अब जब आपके घर में जब भी रिक्वायर्ड लिमिटिंग करंट से ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो ये एमसीबी में स्विच होता है, ये गिर जाता है। आपने देखा ही होगा, ये गिर जाता है। आपने कुछ भी जैसे ज्यादा पावर अपने किसी भी सर्किट बोर्ड में खींच लिया, तो सर्किट बोर्ड का एमसीबी गिर जाएगा, जाओ वहां पे आप उठा दो। तो ये पहले क्या होता था कि जल जाता था, फ्यूज जल जाता था, आपको नया या तो वायर लगाना पड़ता था, या तो नया फ्यूज लगाना पड़ता था। तो एमसीबी ने काम हमारा जो है बहुत आसान हो गया है। सिंपली आप इसको क्या करते हैं, उठा देते हैं, काम हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी होता है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का जो फ्यूज है वो थोड़ा हमने लेस से कभी काम नहीं किया, कि 15 एम्पियर से ज्यादा करंट हो गया लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ, या फिर एमसीबी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एमसीबी नहीं गिरा, तो हमारा जो है अप्लायंस खराब हो सकता है। तो अप्लायंस का खुद का एक फ्यूज भी होता है, उस फ्यूज के थ्रू करंट पास करता है हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। तो जैसे मान लेते हैं एसी या फिर टीवी, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी रिक्वायर्ड अमाउंट से या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट, ज्यादा करंट की वैल्यू से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाएगी, तो पहले वो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का फ्यूज ही जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा करंट उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाएगा ही नहीं, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब होने से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा फ्यूज जो है पहले जो हमारा मेन सर्किट मेन स्विच के पास लगाते थे उसका तो अब यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ये फ्यूज किसी किसी में अभी भी यूज किया जाता है। ठीक है,
अब हमने आपको ये भी बता दिया कि जो मेन सर्किट बोर्ड में जो हमारा फ्यूज था उसको हमने रिप्लेस किया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे काम करता है, मतलब इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स होते हैं, जब ज्यादा एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ये हमारा आगे की ओर पुल कर लिया जाता है और स्विच गिर जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है और हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एक्सेस करंट फ्लो होने से बच जाते हैं। एक्सेस करंट फ्लो होने का मैंने आपको एक रीजन दिया था, दैट वाज ओवरलोडिंग। क्या था ओवरलोडिंग? कि रिक्वायर्ड जो है मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड अप्लायंसेज से ज्यादा अप्लायंसेज आपने कनेक्ट कर दिया। आपको कहा गया है कि आप अपने घर में 5 एसी ही चला सकते हैं, आपकी जो वायरिंग की गई है उसमें 5 एयर कंडीशन ही चल सकता है, लेकिन आपने 10 लगा दिया। क्या कर दिया आपने? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है? करंट ज्यादा फ्लो होने लग जाता है। एक दूसरा फॉल्ट भी हो सकता है, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। आपको मैंने ओवरलोडिंग समझा दिया, मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों कि जैसे लेट्स से 2 वायर जा रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा 2 वायर जो है पास होता है। अब लेट्स से हमारा एक ब्लैक है और एक रेड है। वेयर इज माय रेड मार्कर? ओके, डोंट वरी, आई कांट सी इट, नो प्रॉब्लम। मैं मान लीजिए कि यही हमारा दूसरा वायर है, ठीक है। तो अब किसी वजह से इनके ऊपर तो हमारा इंसुलेटर होता है, इंसुलेशन होता है ना इनके ऊपर। तो मान लीजिए किसी वजह से इनका जो इंसुलेशन है, ये मान लीजिए इनके ऊपर एक इंसुलेशन है, तो मान लीजिए किसी वजह से इनके बीच का जो इंसुलेटर है वो हट गया, या फिर लेट्स से कि बहुत देर तक इनका हमने यूज किया तो ये दोनों हीट हो गए और हीट होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो इंसुलेटर है इंसुलेशन है जो हम लोग जनरली प्लास्टिक लगाते हैं, वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो गया और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। तो क्या होगा? हमारा इन दोनों के जब से दोनों कांटेक्ट में आएंगे, बहुत एक लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होने लग जाएगा सर्किट में, ठीक है ना। और हमारा वो पूरा हार्म कर सकता है जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं वो। तो उससे भी हमारा क्या बचा लेगा? हमें ये बचा लेगा, ठीक है। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब मेल्टिंग वाला जो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो कि जैसे हमारा डिश वॉश करने के लिए एक वो आता है ना, स्टील का हमारा एक डिश वॉश करने के लिए आता है, तो उसमें से आप, वो मेटल होता है बेसिकली, वो स्टील का होता है, तो उसमें से आप उसको स्टील वुल बोलते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा आप एक पार्ट उसका वुल निकाल लो, और जो मैंने वो नेल्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे नाइक्रोम वायर लगाया था, वहां पे उस स्टील वुल को कनेक्ट करो और फिर स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि वो स्टील वुल थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है नाइक्रोम से, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको 3 फॉर्मूला भी बता दिया, उन 3 फॉर्मूले पे कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो बच्चों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।